हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज आपके लेके आ रहा हूं मैं NCERT जियोग्राफी क्लास 9th के MCQ। आज इसी क्रम में यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ पर हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं? देशज वनस्पति, अक्षत वनस्पति, विदेशज वनस्पति या उपरोक्त सभी? देखिए, जो आपकी इस प्रकार की वनस्पति होती है ये प्राकृतिक वनस्पति बोली जाती है। और प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति होती है जो मनुष्य की सहायता के बिना उगती है और लंबे समय तक उस पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको प्राकृतिक वनस्पति या फिर अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार की जो आपकी खेती वाली फसलें हैं, फल हैं, बागान हैं, तो ये वनस्पति के भाग तो हैं, लेकिन ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ये भी ध्यान रखिए, ये प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का बी वाला। दूसरा प्रश्न है अब आपका, वनस्पति जगत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। सेकंड, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। देखिए, जो आपका वनस्पति जगत है इसका मतलब यही होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय में पौधों की जो उत्पत्ति है, तो इससे इसका अर्थ लिया जाता है। इसी तरह जो आपकी प्राणी जगत है, तो प्राणी जगत जानवरों के विषय में हमें बतलाता है। आपको यहाँ पर देशज और विदेशज वनस्पति के बारे में बताया गया है। देशज का मतलब क्या है कि वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय मूल की है, और ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो बाहर से लाए हुए होते हैं। जैसे आपका कॉफी का पौधा है, आपका चाय के बागान है, ये बाहर से लाए हुए हैं, तो ये क्या है, विदेशज बोले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो कथन सही है। आपका आंसर है सी वाला, एक और दो दोनों। तीसरा प्रश्न है अब आपका, वनस्पतियों की विविधता के प्रमुख कारणों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी यहां पर कोई एक कारण गलत है। पहला है, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं जो कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का आधार है। अगला है, भूभाग यानी पर्वत, पठार तथा मैदान का वनस्पति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, वनस्पतियों की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। अगला है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। देखिए, बात करें पहले वाले आपके स्टेटमेंट की, तो विभिन्न स्थानों की जो मिट्टी होती है ये अलग अलग होती है। और मिट्टी अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि मिट्टी में क्या है, पोषक तत्व मिले होते हैं। और जब मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा कम या ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं वो वनस्पति के वितरण को भी प्रभावित करेगी। तो इसी प्रकार आप ये देखते हैं कि जो मरुस्थल की बलुई मिट्टी होती है उसमें कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। वहीं जो नदियों के डेल्टा होते हैं वहाँ पर पर्णपाती वन उगते हैं। पर्वतीय जो ढाल होते हैं उनकी मिट्टी की जो परत होती है काफ़ी गहरी होती है, तो उनमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आपके जो भूभाग हैं तो ये भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, देखिए गलत है। ये भी आपकी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। यानी कि आप ये देखेंगे कि जो आपके पर्वत, पठार, मैदान, ये कहीं ना कहीं आपकी वनस्पति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इन पर ऊष्मा की मात्रा यानी सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा और जो जल वगैरह है उसकी उपलब्धता के अकॉर्डिंग ये आपके भूभाग भी कहीं ना कहीं वनस्पति के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वनस्पतियों की जो विविधता है और विशेषताएं हैं ये तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। देखिए, टेम्परेचर एक मुख्य कारक है। आप अगर हिमालय पर्वत के ढलानों पर जाएंगे तो हिमालय पर्वत के जो ढलान है तो वहां पर आपको उष्णकटिबंध से लेकर उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियां देखने को मिल जाएंगी। यानी हिमालय पर्वत पर जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे ऊंचाई पर तो आपको हर कुछ मीटर के बाद जो वनस्पति है वो बदलती हुई दिख जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर और वायु की नमी इसके लिए निर्भर करती है। तो यहां पर आपका सी वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं और जो कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियों में अंतर होता है। यानी जहां पर ज़्यादा वर्षा होती है वहां पर सघन वन पाए जाते हैं और जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर सघन वन नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन भी सही है, केवल बी वाला कथन गलत है। तो आंसर है आपका तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है अब आपका,
वनों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है वन अनवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला है ये स्थानीय जलवायु, मृदा, अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। देखिए वन जो है ये अनवीकरण नहीं है बल्कि नवीकरण योग्य संसाधन है। मान लीजिए एक स्थान के वनों को अगर काटा जाता है तो आप इनको उगा भी सकते हैं। हालांकि अगर आप वनों का जो है अंधाधुंध दोहन करेंगे तो इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वन जो होते हैं कहीं ना कहीं वातावरण को शुद्ध करते हैं और कार्बन का भंडारण भी करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वन अनवीकरण योग्य संसाधन है। नहीं, वन नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी हम इनको दोबारा उगा सकते हैं। ये जो है आपके स्थानीय जलवायु को, मृदा अपरदन को और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा ये कई सारे उद्योगों का आधार भी होते हैं, कई सारे समुदायों को ये जीविका प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये मनोरम प्राकृतिक दृश्य भी प्रदान करते हैं। ये आपके पवन तापमान को भी नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा इन वनों में रहने वाले जो प्राणी होते हैं तो उनके मरने से जो ह्यूमस होता है वो मिट्टी को मिलता है, यानी कि मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को इन वनों में आश्रय मिलता है। तो यहां पर आपका सेकंड और थर्ड कथन सही है, केवल पहला वाला असत्य है। तो आंसर है आपका केवल एक। पांचवा प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप। देखिए जो आपकी अभी 16वीं भारत वन रिपोर्ट आई है, ध्यान देना 16वीं वाली। अब देखिए हो सकता है 2 साल बाद 17वीं रिपोर्ट आ जाए और उस समय कुछ आंकड़ा अलग हो, तो आप उस हिसाब से 2 साल बाद संशोधित कर लेना। अभी फिलहाल में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस समय 16वीं रिपोर्ट चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। तो 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो आपका सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है ये सबसे ज्यादा आपका मिजोरम में है। यानी कि अगर हम बात करें राज्यों की तो राज्यों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है आपका मिजोरम का। अब चूंकि यहाँ पे संघ शासित प्रदेश भी लगा है, राज्य ऑब्लिक संघ शासित प्रदेश, तो संघ शासित प्रदेश को अगर काउंट करें तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में आपका लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत है। लक्षद्वीप में 90.33% वन कवरेज है। वहीं आपका मिजोरम में अगर हम देखें तो मिजोरम में आपका 85.41% वन कवरेज है। उसके बाद आपका अरुणाचल आ जाता है, अरुणाचल में आपका 79.63 है। अगर देखिए हम राज्य और संघ को एक साथ काउंट करेंगे तो उस समय लक्षद्वीप पहले पर आ जाएगा और केवल राज्यों की बात होगी कि किस राज्य में वनों का प्रतिशत अधिक है तो वहां पर मिजोरम पहले आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, ये छोटे छोटे से डिफरेंस जो होते हैं, माइनर से अंतर जो होते हैं, ये आपका प्रश्न का जो है उत्तर गलत करवा देते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पे अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको आंसर लगाना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 5वें का डी, लक्षद्वीप, क्योंकि यहाँ पे राज्य ऑब्लिक संघ शासित प्रदेश लिखा हुआ है, केवल राज्य नहीं लिखा हुआ है। और अगर राज्य पूछा जाएगा तो आप मिजोरम पर लगाएंगे। तो यहां सही आंसर है 5वें का डी वाला। 6वां प्रश्न है अब आपका निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन और दीव। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में दमन दीव में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो यहां सही आंसर है 6वें का डी वाला। 7वां प्रश्न है अब आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? यानी यहाँ पर पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। पहला है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत श्रृंखला पर या उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। देखिए जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये खास करके आपके अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुए, असम के ऊपरी भाग हुए और तमिलनाडु के जो तट हैं यहां पर पाए जाते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसके अलावा ये उत्तर पूर्वी भारत की जो क्षेत्र हैं यानी असम वगैरह जो मैंने बताया था वहां पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है वो वृष्टि छाया प्रदेश है, तो वहां पर तो ये वन नहीं पाए जाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला भी एक सूखा क्षेत्र है, तो यहां पर भी ये वन नहीं पाए जाएंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 2 और 4, यानी 7वें का सी, केवल 2 और 4। 8वां प्रश्न है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है? पहला है ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला है इन वन क्षेत्रों में
वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इनके वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे रखते हैं। देखिए, बात की जाए इन वनों की तो ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है, यानी कि नम जगहों पर, ना कि शुष्क जगहों पर। नम और जो गर्मी वाले इलाके होते हैं, खास करके जो आपके विषुववृत्त के आसपास के इलाके होते हैं, वहाँ पर पूरे साल भर अच्छी खासी वर्षा होती है। तो ये विषुववृत्त के आसपास वाला जो उष्णकटिबंध है, तो उनमें ये पाए जाते हैं जहाँ पर अच्छी खासी साल भर वर्षा होती है, नमी बनी रहती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। शुष्क प्रदेशों में ये नहीं पाए जाते हैं। तो ये वन जो है उन्हीं क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। देखिए, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो आपके उष्णकटिबंध सदाबहार वनों वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुत थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो वन है, इन वनों में वृक्षों की जो ऊंचाई है 60 मीटर या इससे भी ज़्यादा ऊंची होती है। ये इतने ज़्यादा सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी धरातल को छू नहीं पाता है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इन वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सघन होते हैं और ये साल भर हरे भरे लगते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 2 और 3 कथन सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3। 9वां प्रश्न है अब आपका, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाने वाली वनस्पति जात और प्राणी जात के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, बबूल, खेजड़ी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना हैं। अगला है, इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन हैं। देखिए, हमने पहले भी इस चैप्टर को, यानी कि इसी प्रकार का जो चैप्टर था जलवायु वाला, वो क्लास 8th में भी पढ़ा था और वहाँ भी मैंने आपसे कुछ चीज़ें कही थी कि आपको एकदम आंख बंद करके नहीं लगाना है। अब जैसे बबूल हुआ, खेजड़ी हुआ, आपको पता होना चाहिए ये शुष्क इलाकों में उगते हैं। बबूल भी जो है शुष्क इलाकों में उगता है और खेजड़ी भी जो है शुष्क इलाकों में उगता है। खेजड़ी जो है राजस्थान में पाया जाता है, तो ये इसमें नहीं आएंगे। बाद बाकी तो जो वृक्ष दिए हुए हैं जैसे आबनूस है, महोगनी है, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, ये सभी आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्ष हैं, जबकि बबूल और खेजड़ी नहीं है। बबूल और खेजड़ी जो है ये शुष्क इलाकों के वृक्ष हैं। तो इस हिसाब से आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इन वनों के जो प्रमुख जानवर हैं वो हाथी है, बंदर है, लेमूर और हिरण है। साथ ही साथ आपके असम और पश्चिम बंगाल का जो दलदली क्षेत्र है वहां पर आपको राइनो यानी एक सींग वाला गैंडा भी देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। केवल पहला वाला असत्य है, तो आंसर है आपका केवल 1। 10वां प्रश्न है अब आपका, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। यहां पे पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। अगला है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। देखिए, जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये वन उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां पर वर्षा जो है 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो होते हैं वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से लेकर 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। केवल बी वाला, यानी केवल सेकंड वाला कथन आपका असत्य है, तो आंसर है 10 का बी वाला। 11वां प्रश्न है अब आपका, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। कटीले वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11वें का सी वाला। 12वां प्रश्न है अब आपका, आर्द्र पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सेकंड, ये वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। देखिए, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जल की उपलब्धता के आधार पर जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन।
तो इनमें से जो आर्द्र या नम पर्णपाती वन हैं ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये वन खास करके जो आर्द्र पर्णपाती वन है, ये वन देश के पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के जो गिरिपद प्रदेश हैं, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के जो पूर्वी ढाल हैं, यहां पर ये देखने को मिलते हैं। तीसरा वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है कि इन वनों में खास करके आप ये देखेंगे सागौन के जो वृक्ष हैं वो इन वनों के प्रमुख प्रजाति है। इसके अलावा यहाँ पर बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर ये सारे वृक्ष भी इनमें मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। 13वां प्रश्न है अब आपका, शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला है ये वन प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। अगला है विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। अब देखिए यहां पर बात करें इन वनों की, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जो आपके पर्णपाती वन होते हैं ये 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि शुष्क पर्णपाती वन 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि गलत है। ये 70 से 100 के बीच में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन जो है प्रायद्वीपीय पठार के जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, और यूपी, बिहार के मैदान है उनमें प्राय इसी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष जो है सागौन है, साल है, पीपल, नीम, ये वृक्ष शुष्क पर्णपाती वनों की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है, केवल पहला वाला असत्य है। तो आंसर है आपका 13 का ए। 14वां प्रश्न है अब आपका, भारत में पाए जाने वाले कटीले वन तथा झाड़ियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। सेकंड, इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पूर्वी भागों में पाई जाती है। अकासिया, खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। देखिए बात की जाए आपकी कटीली झाड़ियों की और कटीले वनों की, तो ये वन उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाले स्टेटमेंट के लिए आपको थोड़ा सा मैप पर जाना पड़ेगा और आपको दिशा ज्ञान होना चाहिए। देखिए यहां पर आपको पता ही होना चाहिए, मैं यहां बना देता हूं। आप जानते होंगे कि ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है। इसके अकॉर्डिंग सेकंड जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि ये उत्तर पूर्वी भागों में यहां पर पाई जाती हैं, इस साइड में। अब देखिए अपने मैप पर आप इसी तरह का नक्शा बनाइए, आभासी नक्शा बना लीजिए अपने माइंड में और नोटिस कीजिए कि ये जो रीजन है आपका, ये हिमालय वाला रीजन है। तो हिमालय वाले रीजन में क्या कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी? नहीं पाई जाएंगी। तो ये कहां पाई जाएंगे? ये आपके उत्तर पश्चिमी वाले रीजन में, यानी कि जो आपका थार वाला, अरावली वाला रीजन है उस तरफ ये पाए जाएंगे। तो यहां पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा कि जो ये इस प्रकार की वनस्पति हैं ये देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, ना कि उत्तर पूर्वी में। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। अकासिया है, खजूर है, यूफोरबिया है, नागफनी है, ये यहाँ की प्रमुख प्रजातियां हैं। खास करके आप देखेंगे कि ये यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, सघन नहीं होते हैं बल्कि बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं क्योंकि जल उन्हें काफी नीचे से खींचना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ की जो पत्तियां होती हैं इन पेड़ों की, वो पत्तियां काफी छोटी होती हैं और प्राय अपने आप को कांटों में तब्दील कर लेती हैं, ताकि जो वाष्पोत्सर्जन है वो बहुत ज्यादा ना हो और वो अपने आप को सर्वाइव करवा पाए। तो यहां पर आपका सी और डी कथन दोनों ही सही है। यहां पर केवल बी वाला कथन गलत है। तो आंसर है आपका 14 का बी वाला। 15वां प्रश्न है अब आपका, पर्वतीय वनों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है। पहला है पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। सेकंड, हिमालयी पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंडा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। देखिए आप पर्वतीय क्षेत्र के वनों का अगर अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर आपको सभी प्रकार के वन देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप
ऊंचाई क्रॉस करते जाएंगे, एक नियत ऊंचाई के बाद आपको विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, उससे संबंधित वनस्पतियां वो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि हिमालय के जो गिरिपाद हैं वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय वन से लेकर जो हिमालय की बिल्कुल ऊंचाई वाले स्थान है, 3600 मीटर से ऊपर वाले स्थान है, वहां पर आपको टुंड्रा प्रदेश वाली वनस्पतियां भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी आपका सही है। यहाँ पर चूंकि एक और दो कथन दोनों ही कथन सही हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, ना तो एक असत्य है और ना ही दूसरा गलत है। तो यहाँ पर 15 का आंसर होगा आपका डी वाला। 16वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटबंधी वन पाए जाते हैं। इनमें चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। अगला है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट आदि पाए जाते हैं। अगला है पर्वतों पर अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। देखिए, बात करें आपके जो पर्वतीय रीजन की जो वनस्पति है उनकी बात करें तो यहाँ पर 1000 से लेकर 2000 मीटर की जो ऊंचाई है इसके बीच में आपके शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और शीतोष्णकटिबंधीय वनों के जो वृक्ष होते हैं उनमें आपका ओक आ जाता है। इसके अलावा आपका जो है चेस्टनट आ जाता है। तो ये आपके ओक और चेस्टनट जो कि एक चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं, तो ये पाए जाते हैं, ना कि आपके चीड़, देवदार या सिल्वर फर। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। वहीं जो शंकुधारी वृक्ष हैं 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच, इन वृक्षों में आपका चीड़ आ जाता है, देवदार आ जाता है, सिल्वर फर आ जाता है, स्प्रूस आ जाता है, सीडर आ जाता है, ना कि ओक और चेस्टनट। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी गलत हो जाएगा। पर्वतों की ऊंचाई पर आपको शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलेंगे और ये मैदान जो हैं खास करके आपके जो गुज्जर, बकरवाल जैसी जो घुमक्कड़ जातियां हैं उनके पशुचारण के लिए ये उपयोग में लाई जाते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। इनके और ऊपर जाएंगे तो आपको टुंड्रा प्रकार की जो अल्पाइन घास है, यानी जो घास के मैदान है, वो आपकी अल्पाइन वनस्पतियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका केवल तीसरा वाला कथन सही है। 16वें का आंसर है आपका डी, केवल थर्ड वाला। 17वां प्रश्न है आपका, मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है। पहला है मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। अगला है मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। देखिए, मैंग्रोव खास करके वहां पाई जाती हैं जहां पर ज्वार भाटा आते हैं और उस क्षेत्र में पानी भरा होता है, तो वहां पर ये पाए जाते हैं। इनकी विशेषता ये है कि जो मैंग्रोव होते हैं ये इनकी पौधों की जड़ें जो होती हैं ये पानी में डूबी रहती हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपका एक और दो कथन दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका सी, यानी एक और दो दोनों। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। देखिए, जो मैंग्रोव वन है ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, तो वहां पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो भी आपके मैंग्रोव में आते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी मैंने बताई दी अभी, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों के डेल्टा भाग पर ये आपके मैंग्रोव वाली वनस्पति देखने को मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी लकड़ी काफी मजबूत होती है। इसके अलावा जो सुंदरबन है ये रॉयल बंगाल टाइगर का आवास भी है। तो यहां पर आपका चूंकि चारों ही कथन आपके सही हैं, तो आंसर होगा आपका डी, 18 का डी, यानी उपयुक्त सभी। 19वां प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किन जीव मंडल निचयों को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। सिमलीपाल, लोथियन द्वीप, गहरमाथा, कच्छ का रण, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी। देखिए, भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 जैव मंडल निचय हैं। इनमें से अभी वर्तमान में जो 2020 की जो यूनेस्को की रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग अभी 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। सबसे पहला आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व था जो कि जिसे मान्यता प्राप्त हुई थी, तो सबसे पहले नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व को वर्ष 2000 में यूनेस्को के जैवमंडल रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया था। और अभी हाल में जो 12वां शामिल हुआ है ये मध्य प्रदेश का पन्ना है। तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना वाला है इसको 12वां बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता इसको प्रदान की गई है। तो टोटल अभी 12 हैं
2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। हालांकि आगे आने वाले सालों में हो सकता है इनमें परिवर्तन हो, बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, तो उस हिसाब से उस समय आप इसमें परिवर्तन कर लें। तो यहाँ पर आपका इसमें सिमलीपाल भी आ जाता है, कच्छ का रण आ जाता है, सुंदरवन आ जाता है, मन्नार की खाड़ी आ जाती है, लोथियन द्वीप और गहर माथा नहीं आता है। लोथियन द्वीप जो है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, गहर माथा आपको पता ही होगा ये भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो यहां पर आपका सिमलीपाल भी है, कच्छ का रण भी है और सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, इसके अलावा नीलगिरी है, नंदा देवी है, नौकरेक है, पंचमढ़ी है, अचान कमार है, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई, कंचनजंगा और पन्ना है। तो ऐसे करके 12 हो जाएंगे टोटल, जो जिन्हें यूनेस्को के द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्रदान की गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 1, 4, 5, 6। तो आंसर है आपका 19 का ए वाला। 20वां प्रश्न है आपका जीव मंडल निचय और उनके राज्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ये आपको बताना है। पहला है यहां पर मानस। देखिए मानस जो है आपका जीव मंडल निचय, ये आपका आसाम में पड़ता है, यानी कि ए का तीसरा वाला। आगे आपका अगला है पंचमढ़ी। देखिए पंचमढ़ी जो है आपका ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। अगला है आपका यहां पर शेषाचलम। शेषाचलम आपका जो पड़ता है ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। इसके बाद जो अगला है ये है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो पड़ता है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में जो पिन वैली राष्ट्रीय पार्क है और आसपास का जो चंद्रताल और सरयू और किब्बर वाला जो वन्यजीव अभयारण्य है उसको मिलाकर इसको बनाया गया है, तो ये कोल्ड डेजर्ट है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 20 में का बी वाला। 21वां प्रश्न है आपका भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहां है? नीलगिरी में, शिवालिक में, कच्छ के रण में, असम के दलदल में। देखिए भारत में जो जंगली गधा है ये गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है, तो यहां पर आपका सही आंसर है 21 में का सी वाला। 22वां प्रश्न है आपका विश्व के किस देश में शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं? रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, भारत में। देखिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारत में शेर केवल गिर के जंगलों में पाए जाते हैं, यानी जो कच्छ वाला इलाका है वहां पर जो गिर के जंगल हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा शेर जो है पूरे भारत में कहीं नहीं पाया जाता है। बाघ जो है आपका मध्य भारत में, इसके अलावा आपके जो हिमालय वाले रीजन है वहां पर भी पाए जाते हैं। तो ये केवल दोनों प्राणी शेर और बाघ ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में कहीं और एक साथ नहीं पाए जाते हैं। तो यहां पर सही आंसर है 22 में का डी वाला। 23वां प्रश्न है आपका भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1962, 1972, 1982, 1985। देखिए भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम था वो 1972 में लाया गया, तो यहां पर सही आंसर है 23 में का बी वाला। 24वां प्रश्न है आपका भारत में प्राचीन समय से उपयोग किए जा रहे औषधि पादपों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में औषधि पादप है और सूची 2 में उनका उपयोग है। सर्पगंधा। देखिए सर्पगंधा जो है इसके बारे में अगर बात करें तो सर्पगंधा का उपयोग होता है रक्तचाप के निदान के लिए उपयोग होता है, तो यहां पर ए का है चौथा वाला। इसके अलावा आपका जो बबूल है, बबूल से मिलने वाला जो गोंद है इसको शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नीम जो है आपका जैव और जीवाणु प्रतिरोधक के रूप में इस्तेमाल होता है। वहीं जो कचनार का वृक्ष है ये केवल भारत में ही पाया जाता है, ये अल्सर और दमा के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहां पर ये मैंने क्यों डाला है ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए भारत में प्राचीन समय से अपने मसाले और जड़ी बूटियों के लिए भारत जो है विख्यात रहा है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में लगभग 2000 तरह के पादपों का वर्णन है और इनमें से कम 500 लोग पादप जो हैं ऐसे हैं जिनका उपयोग हम आज भी कर रहे हैं। तो विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची जारी की है जिसके अंतर्गत 352 पादपों की यहाँ पर गणना की गई है। इनमें 52 पादप जो हैं संकटग्रस्त हैं और 49 पादप इनको नष्ट होने का खतरा बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका 24 में का सही आंसर है डी वाला, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आंसर है यहां पर 24 का डी। 25वां प्रश्न है आपका हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहां पर सही है आपको बताना है। याक, गुच्छेदार सींगों वाला बैल, भारल, तिब्बती जंगली गधा या कियांग नीली भेड़। देखिए याक
आपका जो भारत में जो आपका मैदान में बैल पाया जाता है, उसी तरह से गुच्छेदार बालों वाला, बड़े बड़े सींगों वाला बैल जो होता है उसको हिमालयी रीजन में याक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला युग्म बिल्कुल सही है। भारल जो है ये आपकी नीली भेड़ है जो कि हिमालयी रीजन में पाई जाती है। वहीं जो कियांग है ये तिब्बती जंगली गधा है। तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड युग्म गलत हो जाएगा। तो लद्दाख की जो बर्फीली पहाड़ियां हैं तो उनमें ये सब जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपका खास करके याक, तिब्बती बारहसिंगा, भारल, जंगली भेड़, कियांग ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और कहीं कहीं पर आपको रेड पांडा जो है ये भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है। तो 25 में का आंसर है केवल 1। 26वां प्रश्न है आपका, ये सब आपकी अभ्यास प्रश्नावली से हैं। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। देखिए रबड़ का संबंध आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से है। 26 में का आंसर है घाव वाला। 27वां प्रश्न है आपका, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। सिनकोना के जो वृक्ष होते हैं ये 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 27 का वाला। 28वां प्रश्न है आपका, सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। देखिए सिमलीपाल जो है आपका ये आपके उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। तो यहां पर आपका 28वें का आंसर है गा वाला। ये सिमलीपाल जो है उड़ीसा में स्थित है। 29वां प्रश्न है आपका, भारत में कौन सा जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचय की सूची में नहीं है? मानस, मन्नार की खाड़ी, दिहांग दिबांग या नंदा देवी। देखिए यहाँ पर 12 आपके जो हैं ये आपके विश्व की जीव मंडल निचय की सूची में शामिल हैं 18 में से, जिनमें आपका मन्नार की खाड़ी भी है, दिहांग दिबांग भी है, नंदा देवी है। मानस फिलहाल में नहीं है। 2020 तक आपकी 2020 की जो भी सूची है उसमें मानस नहीं है। हालांकि आगे अगर मानस ऐड हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक ये नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 29 का वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।